ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लिए इसी के रिस्पेक्ट में। एक तो जो अभी लिखाया था, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1। एक तो ये हो गया। रिजल्ट 2, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स रेज टू पावर, मान लिया ln x लिखा हुआ है। देखो x अगर 0 को जाएगा तो ये 0 को जाएगा, ये इन्फानेट को जाएगा, ठीक है। बट इसमें मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। इसको इवेल्युएट करने के लिए तो हम ऐसे करेंगे, इस x को नीचे ले गए, ln x अपॉन 1 अपॉन x किया। ये अभी हमने यूज़ भी किया था बेसिकली इसको डिराइव करते समय, e रेज टू ln करके लिखा था तो ये पावर में आ गया था, वही चीज़ है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं x का कोई पावर ले लूं m, ठीक है, और ln x का मॉड लगा के कोई भी पावर ले लें n, तो अगर m 0 से बड़ा है, ठीक है, r प्लस मतलब 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा नंबर है तो बेसिकली ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। और ये अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो ये पूरे वैल्यू को 0 की तरफ ले जाएगा, चाहे n कुछ भी हो, n कोई भी रियल नंबर हो। अगर n नेगेटिव हो गया फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया, ये खुद नीचे चला जाएगा, फिर तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बचेगा नहीं, 0 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, वो 0 को चला जाएगा। अगर n 0 हो गया तो समथिंग रेज टू पावर 0 वैसे ही 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया, फिर आंसर 0 आ जाएगा। अगर n पॉजिटिव हो गया तब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। बट उस वाले केस में भी क्या होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में भी यही डोमिनेट करेगा, ये 0 की तरफ ले जाएगा। क्यों डोमिनेट करेगा, तो LHU लगा सकते। इस वाले x को अभी तो ये 0 को जा रहा है, इसको नीचे ले गए और LHU लगाते रहे। LHU लगाने से क्या होगा कि इस लॉक के ऊपर जो पावर है वो रिड्यूस होती रहेगी, और एक बार ऊपर से लॉक खत्म हो जाएगा, नेट x बचेगा और वो आंसर 0 को चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो अभी हमने लिखा था x इंटू ln x, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक ये रिजल्ट याद रखा, इसी रिजल्ट को बोलने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर x इन्फानेट को जा रहा है तो एनी पॉलिनोमियल x रेज़ टू n, मतलब इवन पॉलिनोमियल नहीं, n का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, सब चलेगा, अपॉन e रेज़ टू पावर x, ये भी 0 होगा। ठीक है, हमने बोला था कि अगर x रेज़ टू पावर n और e रेज़ टू पावर x लिखा है तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो डोमिनेट करेगा। तो अगर ये डोमिनेट करेगा तो इस पूरे आंसर को 0 की तरफ ले जाएगा। इसमें n क्या है, n इज एनी रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर हो जाए, ये पूरा हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। देखो n अगर नेगेटिव होगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि फिर ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर n 0 हुआ तो x रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x में अगर ये इन्फानेट को जा रहा है फिर आंसर 0 हो जाएगा। और n अगर पॉजिटिव हुआ तब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, तब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। बट उस वाले केस में क्या होगा कि हम LHU लगाएंगे। अगर मान लिया n का वैल्यू कुछ भी 11.7 हो गया, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, LHU एक बार लगाया 10.7 आ जाएगा पावर, फिर एक बार लगाया, तो जब तक 11 बार तक लगातार ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही फॉर्म रहेगा, उसमें हम लगातार LHU लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो 11 बार के बाद खत्म हो जाएगा। और e रेज़ टू पावर x जो है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो इन्फानेट पे जाएगा हमेशा, ऊपर से ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 0। कहने का मतलब क्या क्या है, n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0, इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू हमेशा ही कितना आएगा, 0। तो इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज सैंडविच थ्योरम। फर्स्ट नोट, ठीक है, अभी इस थ्योरम पे तो पहले आएंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लीजिए। मान लिया, तुम ऐसे देखो, एक फंक्शन मान लिया f ये है और दूसरा फंक्शन मान लिया g ये है। ठीक है, ये मान लिया 5 है, ये मान लिया 7 है। ठीक है, g का ये डॉटेड ग्राफ है और इसके आगे भी चाहो तो ऐसे बना दिया, मान लिया ऐसे ग्राफ। तो इस डायग्राम के हिसाब से f की वैल्यू, f का जो ग्राफ है वो हमेशा g के ग्राफ से ऊपर है। तो इस डायग्राम के हिसाब से fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन gx। fx का ग्राफ हमेशा gx के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है, अगर हम 5 से पहले भी बात करें तो f का ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा 5 से पहले। बट अगर हम 5 पे LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो भले ही f का ग्राफ ऊपर हो, भले ही ये नीचे हो हमेशा, बट ये दोनों अप्रोच एक ही वैल्यू को कर रहा है। तो अगर हमने f का लिमिटिंग वैल्यू निकाला, LHL निकाला x इज इक्वल टू 5 पे, या g का LHL निकाला x इज इक्वल टू 5 पे, तो दोनों वैल्यूज बराबर आएगी और किसके बराबर आएगी? 7 के बराबर। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या समझ में आया कि इवन इफ fx इज ग्रेटर देन gx, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g। ठीक, तो ये बेसिकली हमें क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि अगर मान लिया एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है, तो जो फंक्शन बड़ा है और जो फंक्शन छोटा है उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर कोई इनइक्वालिटी लिखा हुआ है और हमने दोनों तरफ लिमिट लिया, तो पहली बार तो लिमिट ऐसे ले नहीं सकते, हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तभी दोनों तरफ हम लिमिट लगा सकते हैं। अगर मान लिया हमें पता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये बता दिया, तो अगर हमने लिमिट लिया तो हमें भले ही पहले इनइक्वालिटी का साइन लिखा हो, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी का साइन लिखा हो, बट लिमिट लेने के बाद हमें इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट्स बराबर भी हो सकती। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लिमिट हमेशा बराबर ही होगी। अगर f g से बड़ा है तो f का और g का लिमिटिंग वैल्यू हमेशा बराबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर f ग्रेटर देन g लिखा है तो लिमिट लगाने के बाद लिमिट ऑफ f हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगाएंगे लिमिट ऑफ g, उन दोनों के बीच में। मतलब f का लिमिट g से बड़ा भी हो सकता है, f का लिमिट g के लिमिट के बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कभी छोटा नहीं आएगा, बराबर भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। मतलब g तो ऐसे भी हो सकता है कि g ऐसे चला जाए, अगर g ऐसे नीचे नीचे से चला जाए तो ऑफ कोर्स f का लिमिटिंग वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो यहां पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट समझाया गया, इवन इफ टू फंक्शंस आर नॉट इक्वल, still their limiting values may be equal। ठीक है, इवन इफ फंक्शंस बराबर नहीं है फिर भी उनकी लिमिटिंग वैल्यूज बराबर हो सकता है। विल बी इक्वल। तो या इन जनरल अगर fx इज ग्रेटर देन gx और हमने लिमिट लिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a gx, ये ठीक है। इफ एग्जिस्ट देन, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों तरफ हमने लिमिट लिया तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन भी आएगा, मतलब ये और ये बराबर भी हो सकता है, ये बोला गया है।
सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लेट fx is greater than gx is less than hx, ठीक है, in an interval containing a, ठीक है, and if लिमिट x is tending towards a gx बराबर लिमिट x is tending towards a hx बराबर l, then लिमिट x is tending towards a fx is also equals to f। ये हमारा बेसिकली सैंडविच थ्योरम हो गया। मतलब तीन फंक्शन दे रखे हैं एफ जी एच, उसमें g इज लेस देन f इज लेस देन एच एक्स ऐसे दे रखा है, मतलब g सबसे छोटा फिर एफ एक्स फिर एच एक्स, ठीक है। किसी भी एक इंटरवल में, जिस इंटरवल के अंदर a है, ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि एक इंटरवल है जिसके अंदर a कंटेन है, उसमें सबसे ऊपर कौन है एच एक्स, सबसे नीचे कौन है जी एक्स, और बीच में क्या है एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी थ्योरम का हमारा जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी थ्योरम का स्ट्रक्चर क्या होता है? थ्योरम हमेशा ऐसे करके लिखा जाता है कि इफ फिर कुछ लिखा होगा, फिर लिखा होगा देन, फिर कुछ लिखा होगा, ठीक है। इफ और देन के बीच में बेसिकली क्या होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, और देन के बाद में क्या होता है एसर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो फिर ये बात हमेशा सही होगी, देन दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने इसको सैंडविच थ्योरम बोला है तो इफ और देन के बीच में क्या है, मतलब इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसने बोला कि अगर मान लिया ऐसे कुछ दे रखा है कि एक फंक्शन है f जो g और h के बीच में है, ठीक है, एक तो इस तरह की इनइक्वालिटी है एक इंटरवल के अंदर। दूसरा इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो कोने वाले फंक्शन है, मतलब जो सबसे छोटा फंक्शन है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अगर उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू l है तो ऑफकोर्स इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू, इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो लिमिटिंग वैल्यू l आया, ये ठीक है। यहां तक तो इसका रिक्वायरमेंट हो गया कि जो कोने वाले फंक्शंस हैं उनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, और जो तीसरे फंक्शन जिसकी बात करें वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देन के बाद फिर ये चीज असर्शन हो गया इस थ्योरम का। असर्शन का मतलब क्या है कि फिर इस थ्योरम ने ये रिजल्ट बताया कि देखो अगर ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाए तो आई विल डेफिनेटली से कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा कि फिर जो मिडिल वाला फंक्शन है उसका वैल्यू भी l आएगा। अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, भले हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। इसने इफेक्टिवली क्या बोला है कि देखो f जो है वो g और h के बीच में है। अब मान लिया h और g दोनों एक ही वैल्यू l की तरफ चलते हैं और f को इन दोनों के बीच में रहना है हमेशा, तो मजबूरन उसको भी इधर ही जाना पड़ेगा। तो अगर g एंड h की वैल्यू l हो जाए तो f की वैल्यू भी l हो जाएगी, बस यही थ्योरम है। तो अगर तुम थोड़ा सा भी हम दिमाग पे जोर डाल के सोचें तो हमें लगेगा ये थ्योरम में तो कुछ नहीं, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अगर l है तो मिडिल वाले की लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी होगी l, ठीक है। ये हो गया। अब बेसिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहा होगा कि ये बेसिकली थ्योरम अल्टीमेटली किस चीज़ पे कमेंट कर रहा है, ये क्या होगा, किस चीज़ पे कमेंट कर रहा है,
वो है एफ की लिमिटिंग वैल्यू पे। ठीक है, मतलब इसने एफ की लिमिटिंग वैल्यू बताई एल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें बेसिकली थ्योरम हमें सुनने में लगेगा बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आईआईटी के लिए इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है, मतलब आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इसमें एक इनबिल्ट प्रॉब्लम क्या है कि या तो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा, हमें देखते ही समझ आएगा कि अच्छा ये पूछा जा रहा है सैंडविच थ्योरम में, या फिर यूजली क्वेश्चन काफ़ी टफ बनेगा। तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि इस थ्योरम पे एग्जाम्पल वगैरह बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 1, अगर हमने बोला कि लेट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड इज लेस देन 7x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लिया ये लिखा है। ठीक है, दिस अराउंड x इज इक्वल्स टू 0, around x is equals to 1, then find limit x is tending towards 1 f of x। तो जो हमने क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन या तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बन जाएगा या काफ़ी इन्वॉल्व और काफ़ी डिफिकल्ट बनेगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया। उसने क्या बोला कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो इन दोनों पॉलिनोमियल के बीच में है। ठीक है, एफ एक्स के बारे में बाकी कुछ बताया ही नहीं उसने। फिर उसने बोला कि मतलब 1 के आसपास इन पॉलिनोमियल के बीच में, हो सकता है बाहर दूर जाके बाहर निकल आए फंक्शन, बट 1 के आसपास इन दोनों पॉलिनोमियल के बीच में, देन फाइंड लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स। फिर उसने बोला कि ये वाली लिमिट निकालो। तो अगर हमें एफ एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, केवल ये पता है कि ये फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो दो फंक्शंस दे रखे हैं उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी हम आंसर बता सकते हैं, वरना आंसर बता ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस हो गया। इसमें तो हम क्या बोलेंगे सोल्यूशन में, क्लियरली लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर किसके बराबर है 5, एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 3x प्लस 2x स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। तो जो इसमें ये बोला था, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी L है ये भी L है, तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो गया 5। तो जो बीच में फंक्शन है उसका लिमिटिंग वैल्यू भी L आएगा। Hence, limit x is tending towards 1 fx will also be 5 using यही सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम को यूज करके उसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना आ जाएगा 5। तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।
लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, चलो मतलब क्वेश्चन 2 से पहले क्वेश्चन 3, मान लिया क्वेश्चन ये आया लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन हो गया, इनफाइनाइट समेशन लिखा हुआ है। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऊपर जो लिखा है उसको हमने सम कर लिया सिग्मा r का फॉर्मूला लगा के। तो सिग्मा r का फॉर्मूला लगाने से ये कितना हो जाएगा, n + 1/2 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो एक n कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हाफ ऑफ 1 + 1/n हो गया। n अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये 0 को चला गया, तो आंसर कितना हो गया, हाफ। एक तरीका तो ये हो गया, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 ऐसे आ सकता है कि हमने बोला कि लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/1 × 2 + 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड सॉन 1/n × n+1। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो ये भी इनफाइनाइट सीरीज टाइप है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज टाइप। अगर हम टर्म्स को अलग कर दें, इस वाले केस में क्या हुआ, सिग्मा r वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो ये आ गया एंड सो ऑन, आंसर आ गया उसके। इस वाले केस में क्या है, टर्म डिनोमिनेटर में वेरी कर रहा है, 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके वेरी कर रहा है। तो इसमें तो हम सिग्मा r वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें तो सिग्मा r वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो फिर हमने क्या किया, इसको बेसिकली हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 - हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ - 1/3। जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 3 - 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × 3। अब 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1/2 × 3 यही वाला टर्म आ गया। प्लस ऐसे ही इस टर्म को लिख सकते हैं 1 - 3 1 - 4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगा 1 - n+1, ये करके। ठीक है, अब अगर n इन्फिनिटी को जा रहा हो तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल एंड सो ऑन, ये इससे कैंसिल। तो क्या क्या बचा, एक 1 बचा और एक लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 - 1/n+1, इतना बचा। अब अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को चला गया और नेट आंसर कितना हो जाएगा, 1। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हो गए।
मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था, इसमें सिग्मा आर का फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। सेकंड टाइप का क्या था कि सिग्मा आर का फॉर्मूला तो नहीं लगा, बट जो प्रोग्रेशन सीरीज में हम डिफरेंस मेथड पढ़ाते हैं या वीएन मेथड जो है उसको लगा के आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आगे, अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही जाएगा कि सिग्मा आर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। वो लगेगा नहीं इस पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वेरी कर रहा है, 1 2 3 ऐसे करके n तक लिखा है, ठीक है। n तक नहीं, बेसिकली ऊपर तो n³+1 n³+2 n³+3 ऐसे लिखा है, नीचे n² ऐसे लिखा है। तो इस टर्म को भी बेसिकली अगर हम इसी फॉर्मेट में लिखें तो n³ + 4n n²+4n ऐसे लिखा है। तो बेसिकली कितने टर्म्स हैं टोटल, 4n टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे 1 2 3 ऐसे वेरी कर रहा है, डिनोमिनेटर में जाके हम सिग्मा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो तो न्यूमरेटर में तो लग सकता है। अगर ये यहाँ पे सब जगह n² होता फिर तो ऐसे क्लब ही हो जाता, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होता तो क्लब हो जाता, क्लब हो जाता तो फिर न्यूमरेटर में सिग्मा आर वाला फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज रूल्ड आउट बिकॉज 1 2 3 इनको कैसे जोड़ेंगे, ये तो अलग अलग टर्म लिखे हैं डिनोमिनेटर में, दैट इज रूल्ड आउट। सेकेंड थिंग, ये वाला फॉर्मूला डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड कैसे लगाएं इस पे, तो डिफरेंस मेथड के लिए देखो n² + 1 n² + 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। n² + 1 n² + 2 n² + 3 एंड सो ऑन अप टिल n² + 4n। तो ये डिफरेंस मेथड में तो जैसे 1 × 2 है, ये दो फैक्टरों में ऐसे ब्रेक हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो फैक्टर थे। यहाँ पे क्या है कि वो दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे जो जनरल टर्म है वो दो फैक्टर में ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो ये डिफरेंस मेथड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अभी हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम में हमने क्या बोला था कि या तो क्वेश्चन विल बी वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी, या फिर क्वेश्चन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए मेरे को इसका लिमिट निकालना है, अब सीधा सीधा लिमिट निकल ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा fx की तरह काम कर रहा है, ये ठीक है, n है तो fn बोल दिया, ये तो हमारा fn की तरह काम कर रहा है। नाउ आई एम सपोज टू जनरेट टू फंक्शन gn एंड hn, एक इससे छोटा होना चाहिए, एक इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम दिमाग पे जोर डाल के वो भी सोच सकते हैं कि एक छोटा फंक्शन मिल जाए, एक बड़ा फंक्शन मिल जाए, बट कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके आगे भी क्या है कि वो जो छोटा फंक्शन है एंड वो जो बड़ा फंक्शन है, उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए, उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। जब उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगा तभी जाके इसका लिमिटिंग वैल्यू हम उसके बराबर बोलेंगे, जो भी वो सेम वैल्यू आएगी। तो ये दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट कि पहले तो हम दो फंक्शंस छोटे सोचें अपने दिमाग में, एक छोटा भी होना चाहिए एक बड़ा भी होना चाहिए। वो सोचने के बाद भी हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन हमने सोचा है उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम भी आना चाहिए। अगर वो लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आना तो हमारे किसी भी काम का नहीं, फिर वो बेकार होगी, ठीक है। तो इसलिए लेट fn, तो इसीलिए यू विल फाइंड कि सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगा। तो लेट fn, तो यही एक्सप्रेशन हो गया, मान लिया n³ + 1 n² + 1 n³ + 2 n² + 2 प्लस एंड सो ऑन n³ + 4n अपॉन n² + 4n, ठीक है। अब तुम इसको, एंड ये तो दे रखा है जिसका हमें लिमिट चाहिए। अब मेरे को gn एंड hn ऐसे दो फंक्शन सोचने हैं जो एक इससे छोटा हो जाए एक इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, कौन सी चीज है जो दिक्कत दे रही है,
ठीक है, वो जो चीज़ दिक्कत दे रही है वो क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, इनका तो सिग्मा आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स हैं वो दिक्कत दे रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, नीचे मतलब ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्यूब है। हाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्यूब ऊपर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब। हाँ अब ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। हाँ तो वापस हमने क्या बोला कि प्रॉब्लम क्या दे रहा था, डिनोमिनेटर वाला टर्म प्रॉब्लम दे रहा था। तो एक मिनट के लिए न्यूमरेटर को भूल जाओ, एन क्यू प्लस 1, एन क्यू प्लस 2, एन क्यू प्लस 4n, इन सब में सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ऑफकोर्स एन क्यू प्लस 4 टर्म। केवल अगर मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को देखूं तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, इसका। ठीक है, तो अगर मैं सभी के डिनोमिनेटर में ये लिख दूं, मतलब ऐसे एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 4n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन क्यूब प्लस 4n प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n अपॉन एन क्यूब प्लस 4n। तो इसमें क्या होगा, देखो इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो ये पूरा टर्म इससे छोटा हो गया ना। इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो ये टर्म छोटा हो गया पूरा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी हुई ना टर्म की। तो उसका मतलब क्या है कि जीएन का पहला टर्म इसके पहले टर्म से छोटा है, दूसरा इसके से छोटा है, तीसरा इसके से छोटा है, केवल लास्ट टर्म बराबर है, बाकी सब तो छोटे हैं ही। तो जब हम जीएन को जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स जीएन एफएन से छोटा आएगा, जीएन एफएन से छोटा आएगा। ठीक, बट ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ऐसा करने का फायदा ये हो कि डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। अब हम न्यूमरेटर को सिंपली जोड़ सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर प्लस 4n होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सबका कितना हो गया, एन क्यूब प्लस 4n, ये हो गया। ठीक है, अगर लॉजिक समझ में आया तो HN में हमने क्या किया, सेम लॉजिक से एन क्यूब प्लस 1, एन क्यूब प्लस 2, इन सब में सबसे छोटा टर्म कौन सा है, एन क्यूब प्लस 1। तो अब हमने क्या किया, सभी के न्यूमरेटर को तो टच किया नहीं, न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, एन स्क्वायर प्लस 4n जो लिखा था। डिनोमिनेटर में सबसे पहला टर्म लिख दिया सब जगह, तो ये भी हो गया एन क्यूब प्लस 1, ये भी हो गया एन क्यूब प्लस 1। ठीक है, फिर वही कहानी, ये दोनों तो बराबर हो गया, इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी हो गई, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी हो गई। HN के सेकेंड टर्म की वैल्यू इज ग्रेटर देन FN के सेकेंड टर्म की वैल्यू। फिर ऐसी थर्ड टर्म की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस, लास्ट टर्म की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस, तो HN जो है वो FN से बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया। तो ये हमने बेसिकली दो फंक्शन सोचे हैं। ठीक है, अब हमने कैसे सोचा ये, ठीक है, अब बच्चा ये सोचेगा ना मैं कैसे सोचूंगा ये सब चीज़ें, तो उसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। नाउ यू शुड बी एबल टू थिंक, नाउ यू शुड बी एबल टू ट्राई न्यू क्वेश्चन में कि हम कैसे करें। अब इसमें भी सबका डिनोमिनेटर सेम होने से क्या हो गया, न्यूमरेटर को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर प्लस 4n होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है, दो फंक्शन वी हैव थॉट, वन ऑफ विच इज ग्रेटर देन द गिवन फंक्शन, अदर वन इज लेस देन द गिवन फंक्शन। एक छोटा है एक बड़ा है, एंड वी आर होपिंग कि इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाए। ये ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर इतना करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू सेम ना आए तो बेकार है हमारे लिए। ठीक है, तो अब लिमिट निकाला किसका,
एफ का तो निकलेगा ही नहीं, वरना तो ये सब करते ही नहीं, एफ ई का तो लिमिट निकालना है। जी और एच का निकाला, तो देखो जी एन विल बी इक्वल्स टू, जी एन जो है ये सम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितनी बार लिखा है 4n टाइम्स, तो वो तो ऐसे हो गया, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर 4n बार लिखा है, तो टोटल सम कितना हो गया, मतलब इन एन स्क्वायर को हमने अलग जोड़ लिया और 1 2 3 अप टिल 4n तक अलग जोड़ लिया, तो सिग्मा 1 2 3 अप टिल 4n तक के लिए तो सिग्मा आर का फॉर्मूला लग जाएगा विच इज एन एन प्लस 1/2, तो n का काम कौन करेगा 4n प्लस 1/2, ये न्यूमरेटर का सम आ गया डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 4n। ठीक है, सिमिलर लॉजिक से अगर एच एन को सॉल्व किया तो एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर 4n टाइम्स, तो वो तो हो गया 4n प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 2 3 4, वो वापस ये आ जाएगा 4n प्लस 1/2, बस डिनोमिनेटर इसका कितना है n क्यूब प्लस 1। ठीक, ये हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी gn बराबर, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली n के पॉलिनोमियल टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, n क्यूब n स्क्वायर पॉलिनोमियल टर्म्स लिखे हुए हैं, तो अगर n इनफाइनाइट को जा रहा है तो जिसका भी पावर सबसे बड़ा होगा वही डोमिनेटिंग होगा, तो न्यूमरेटर में ये हो गया 4n क्यूब, दिस इज लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 4n क्यूब, ये 4n क्यूब हो गया, ये कितना हो जाएगा 16n स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे एक 4n और आएगा, तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सा रहेगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, और पावर सबसे ज़्यादा इस टर्म का है, तो इसलिए 4n क्यूब लिख के छोड़ दिया, आगे के सारे टर्म इसके कंपैरिजन में निगलेक्ट हो गए। एग्जैक्टली सेम चीज डिनोमिनेटर में चल जाएगा, n क्यूब और 4n में ये डोमिनेटिंग टर्म होगा, तो इसके कंपैरिजन में 4n को निगलेक्ट कर दिया, तो नीचे भी कितना आ गया अपॉन n क्यूब। अब क्या हुआ, n क्यूब कैंसिल और आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो gn का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया 4, यहां से लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी न्यूमरेटर में 4n क्यूब, ये वैसे ही निगलेक्ट हो गया, n क्यूब और 1 में तो 1 और जल्दी निगलेक्ट हो गया, तो केवल n क्यूब, तो इज इक्वल्स टू 4। ठीक, या क्या, तो Fn जो है वो G और H के बराबर बीच में है, इसको मान दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो F जो है वो G और N के बीच में, G की वैल्यू भी 4 आ रही है और H की वैल्यू भी 4 आ रही है, तो जो बीच में फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 4 आएगी, तो फ्रॉम 1 2 and 3 using sandwich theorem, limit n is approaching towards infinity, f of n is also 4, वो भी 4 के बराबर ही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। Pause it and
नोट इट डाउन। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्या है? या हम पहले ये कर सकते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, अगर हमने y इज इक्वल्स टू एक्स खींचा तो वो ये ग्राफ आएगा, साइन x का ग्राफ ऐसे आएगा, एंड ये π/2 हो गया, tan x का ग्राफ ऐसे आएगा, इधर ऑफ कोर्स ऐसे। ये कितना हो गया? y इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इन 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में y इज इक्वल्स टू एक्स, इन दोनों के बीच में, तो इन 0 से π/2 साइन x सबसे नीचे ग्राफ है, फिर x का है, फिर tan x का है। ठीक है, फिर इन -π/2 से 0, -π/2 से 0 में बेसिकली क्या होगा कि ऑड फंक्शन है तीनों ही, y इज इक्वल टू साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स भी ऑड फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू tan x भी ऑड फंक्शन है। अगर तीनों ऑड फंक्शन है तो जो इधर हो रहा होगा उसी का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इन तीनों में साइन एक्स सबसे ऊपर हो गया, ये केवल -π/2 तक की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो बेसिकली tan जो है वो, जैसे tan अभी तो यहाँ जा रहा है, फिर एकदम ब्रेक हो गया इधर से जाएगा वो। ठीक है, तो tan की वजह से दिक्कत है, तो इसलिए केवल π/2 और -π/2 को हमने क्रॉस नहीं किया। उसमें क्या हो जाएगा कि साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स, विल बी ग्रेटर देन tan x। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फर्स्ट रिजल्ट ये, सेकंड रिजल्ट ये, थर्ड रिजल्ट क्या है? इन -π/2 से π/2 तक अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ठीक है, तो साइन एक्स का मॉड सबसे छोटा होगा, फिर x होगा, फिर tan x होगा। ठीक है, -π/2 से π/2 में 0 निकाल दिया बस। ठीक है, 0 को छोड़ के जैसे इसमें साइन की वैल्यू ये आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर tan x की वैल्यू आएगी, तो ऐसे वैल्यूज़ भले ही अलग अलग आए बट मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है। फिर y इज इक्वल टू एक्स की है, फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स की है, तो मॉड साइन एक्स विल बी लेस देन मॉड एक्स विल बी लेस देन मॉड tan x। ठीक है, ऐसे आएगा। फोर्थ पार्ट, अब इसका मतलब क्या हो गया? इन -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी लेस देन 1,
10x अपॉन x विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये क्या लिखा है? देखो पहली बार तो -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब यहीं से देख सकते हैं, हमने मॉड x से डिवाइड कर दिया तो मॉड sin x अपॉन x आ गया। अब -π/2 से π/2 के बीच में sin x अपॉन x ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 में साइन भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो sin x अपॉन x पॉजिटिव हो गया। -π/2 से 0 में साइन भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, तो दोनों sin x अपॉन x फिर पॉजिटिव हो गया। तो जो इससे डिवाइड करके जो मॉड आया था वो मॉड हटा दिया अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो। फिर ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लेस देन मॉड 10x अपॉन मॉड x। तो सेम रीज़न से 10x अपॉन x भी पॉजिटिव फंक्शन है -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव होगा, साइमल्टेनियसली नेगेटिव होगा, तो इसलिए मॉड हटा दिया, 10x अपॉन x ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। इनका यूज क्या है अभी पता लगेगा। फिफ्थ, देखो अगर हम केवल y = x और साइन के ग्राफ की बात करें तो साइन के ग्राफ में तो कोई ब्रेक नहीं है। tan का ग्राफ तो चलो पहले ये गया, फिर आगे दोबारा ऐसे जाएगा, ये ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे ब्रेक आएंगे बार बार, बट साइन के ग्राफ में तो कोई ब्रेक नहीं है। तो अगर मैं 0 के ओरिजिन के आगे देखूं तो y = x हमेशा y = sin x के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ग्राफ ऐसे कैसे आया कि sin x नीचे है, tan x ऊपर है? वो हम डिफ्रेंशिएशन से, टेंजेंट के स्लोप से बता सकते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट तो अभी तो ऐसे ही मान लिया, अदरवाइज tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, वो 1 से बड़ा होता है, तो स्लोप 1 से बड़ा हो गया, इसका स्लोप 1 हो गया, तो स्लोप 1 से बड़ा होने का मतलब है कि टेंजेंट ऊपर जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, cos की वैल्यू 0 के आगे चलेंगे तो 1 से छोटी हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, इसका स्लोप 1 तो आगे छोटा हो गया, तो ग्राफ ऐसे झुक गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि y = x एंड y = sin x में तो 0 के आगे हमेशा x बड़ा है, तो यहाँ तो हमने 10x की वजह से π/2 पे ब्रेक कर दिया, अदरवाइज इन पूरा r+ x विल बी ग्रेटर देन sin x। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, सिमिलरली इन r- दोनों ऑड फंक्शन है, x विल बी लेस देन sin x। मतलब अगर हम लेफ्ट पे बात करें तो y = x हमेशा नीचे रहेगा, sin x का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, 6th पार्ट, इन r-0 mod x is always greater than mod sin x। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा x ही बढ़ाएगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। यहाँ पे ये वैल्यू वाइज तो भले ही x छोटा हो, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो इसी का मॉड बढ़ाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो y = sin x है एंड ये जो लाइन है y = x, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? केवल ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है sin x = x, इसके सोल्यूशन का मतलब ही ये है कि हम y = sin x का ग्राफ बनाएं, y = x का ग्राफ बनाएं, फिर देखेंगे दोनों के ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो sin x = x केवल, मतलब जो ग्राफ्स हैं y = sin x एंड y = x के, वो केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, x = 0 पे बस। तो इस इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन होगा, sin x = x हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज
x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अलग हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है। अगर हम एक क्वेश्चन लिखें, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 sin x अपॉन x। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। अगर x 0 को गया तो 7 sin x अपॉन x 1 को जाएगा, 7 टाइम्स sin x अपॉन x 7 को जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, 7 को। तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, यहाँ बस अब हम रुक के सोचेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो डिसकॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर्स पे, वो तो इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो 7 sin x अपॉन x में बेसिकली इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो नंबर है वो 7 को जा रहा है, ये मेरे को पता है। मतलब ये नंबर 7 को जा रहा है, ये मेरे को पता है। बट अगर ये 7 को जा रहा हो ऐसे करके कि 6.99, 6.999, 6.999, मान ली ऐसे करके जा रहा हो, तो इनके इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा 6 रहेगा। ये हो सकता है 7 की तरफ ऐसे जा रहा हो, 7.01, 7.001, 7.301 ऐसे करके जा रहा हो, तो फिर उसका इंटीग्रल पार्ट अलग चीज हो जाएगी 7, तब इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो 7 आएगा। तो इसका आंसर तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है 7 sin x अपॉन x, ये 7 की तरफ किस साइड से जा रहा है। ठीक है, लेसर साइड से जा रहा है या ग्रेटर साइड से जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी के लिए हमें ये हेल्प करेगा कि देखो sin x अपॉन x में अगर x 0 को जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि sin x अपॉन x 1 को जाएगा, वो तो अच्छी बात है। बट sin x अपॉन x 1 की तरफ जाएगा, बट इसने क्या बोला कि 1 से हमेशा छोटा रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से हमेशा छोटा रहेगा, उसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू कुछ ऐसे जाएगा 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे 1 की तरफ जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो नंबर है 7 टाइम्स sin x अपॉन x, ये 7 से हमेशा छोटा रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा कहाँ जाएगा, 6। मतलब वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 6। Hence this। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन।
अगर मान लिया क्वेश्चन 2 लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3 tan x अपॉन x, क्वेश्चन 3 ये क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो बेसिकली एप्लीकेशन उसी तरह का एप्लीकेशन है एग्जैक्टली। अगर x 0 को जा रहा है तो tan x अपॉन x कहाँ जाएगा 1 को, तो 3 इंटू tan x अपॉन x कहाँ जाएगा 3 की तरफ। ठीक है, तो tan x अपॉन x हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 3 इंटू tan x अपॉन x क्या होगा 3 से बड़ा होगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा 3 आएगा, तो यहाँ 3 चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 ही आएगा। अब इस पे आए 5 sin x अपॉन x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो अगर हमने इंटीग्रल पार्ट को समझ रखा है तो किसी भी नंबर k को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं k माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग को आई कैन राइट डाउन 5 sin x अपॉन x माइनस इंटीग्रल पार्ट 5 sin x अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो sin x अपॉन x 1 को जाएगा इंटू 5, तो ये पूरा नंबर कहाँ जा रहा है 5 को। ठीक है, और ये अभी हमने पढ़ाई था कि sin x अपॉन x 1 को जाएगा, 5 sin x अपॉन x 5 को जाएगा, बट sin x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये पूरा 5 से छोटा होगा, तो 5 से छोटा बच जाएगा तो 5 की तरफ ही, मतलब नंबर लाइन पे 5 की तरफ ही अप्रोच करेगा, बस लेफ्ट हैंड साइड से करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे जाएगा 4.9, 4.99, 4.999 इस तरीके से वैल्यूज जाएगा इसका। तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा 4 आएगा, तो ये वैल्यू 5 को जा रहा है, ये वैल्यू 4 को जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर विल बी 1, दैट इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो बोले कि यार फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो कभी 1 नहीं होता, फिर ये आंसर 1 कैसे आ गया। तो ठीक है, दिस इज ए वैलिड क्वेश्चन। फ्रैक्शनल पार्ट का ये वैल्यू थोड़ी ना है। लिमिट में हमने शुरू में ये समझाया था कि जब हम किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालें तो हम ये थोड़ा बोलेंगे इस फंक्शन की वैल्यू ये है, हम तो ये बोलेंगे ये फंक्शन इस वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो जो 1 आंसर आया है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 की तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स 1 तो कभी होगा नहीं, बट जा तो सकता है ये 1 की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरफ जाता है वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है हमेशा। दिस वी हैव ऑलरेडी सेड कि लिमिट का आंसर अगर आएगा तो हमेशा एग्जैक्ट आएगा, अप्रॉक्सीमेट कभी नहीं आता कि ये लगभग इसके बराबर वैल्यू आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आ गया। अब अगले पे चलते हैं। देखो हमने ऐसे बोला था कि sin x अपॉन x 1 से छोटा होगा,
ठीक है, 0 के आसपास। तो ऑफ कोर्स हम यहीं से क्या बोल सकते हैं, x अपॉन साइन एक्स 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो x अपॉन साइन एक्स को हम लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो एंगल लिखा हुआ है, ये उस एंगल के साइन की वैल्यू है। तो अगर x एंगल है तो साइन एक्स बेसिकली क्या हो गया, x के साइन की वैल्यू। ठीक है, तो एंगल में और साइन में एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तभी ये पूरा वैल्यू 1 से बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर देखो ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन x, तो इनवर्स में हमने पढ़ाया था कि ये तो एक एंगल होता है, मान लिया थीटा, और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये वो एंगल है थीटा जिसके साइन की वैल्यू x हो जाए। ठीक है, साइन इनवर्स x इज एन एंगल जिसके साइन का वैल्यू x हो जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू x होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो बेसिकली ऐसे लिखा है, थीटा अपॉन x कितना हो गया, साइन थीटा। तो एंगल में और साइन में एंगल बड़ा होता है, तो उसका मतलब क्या है कि x अपॉन साइन थीटा 1 से बढ़ाएगा। ठीक है, या फिर साइन इनवर्स x, देखो साइन x अपॉन x 1 से छोटा है, साइन इनवर्स x और x 1 से बढ़ाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन x 1 से बढ़ाएगा। अगर कोई बोले कि यहां तो 1 से छोटा बोल रखा है, तो हम बोलेंगे भाई आंख खोल के देखो, ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, दोनों अलग अलग बातें हैं ये। ठीक है, मतलब इसके लिए तो ये एंगल है, ये उसके साइन की वैल्यू होगी, यहां पे न्यूमरेटर में एंगल हो गया और नीचे उसके साइन की वैल्यू होगी। तो मतलब यहां इस पॉइंट में केवल यही समझाया गया है कि साइन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, x अगर 0 को जा रहा है तो साइन इनवर्स x अपॉन x 1 को जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब हमेशा बड़ा रहेगा। तो 5 टाइम्स ये 5 की तरफ जाएगा, बट 5 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। माइनस ऑफ दिस, माइनस मतलब तुम माइनस को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, केवल अगर इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 5 की तरफ जाएगी, बट 5 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, मतलब इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी 5.1, 5.01, 5.001 ऐसे करके आएगा। तो उसके आगे अगर हम माइनस लगा दें तो यही वैल्यूज पूरी ऐसे करके -5.1, -5.01, -5.001 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज का मेरे को इंटीग्रल पार्ट चाहिए। तो ऑफ कोर्स नंबर लाइन पे अगर ये -5 है, ये -6 है, -4 है, तो हम तो इस साइड से जा रहे हैं -5.1, -5.01, तो इन वैल्यूज का इंटीग्रल पार्ट तो ये रहेगा -6। तो उसका मतलब क्या है कि अगर इस लिमिट को हमने निकाला तो आंसर विल बी -6, ये आंसर आएगा। ठीक, दिस विल बी द आंसर। अब देखो अगर ये समझ में आया तो दिस you should be able to solve immediately that limit x is tending towards 0, 7 tan inverse x upon x। ठीक है, tan x upon x 1 से बड़ा होता है। ठीक है, sin x upon x तो 1 से छोटा होता है, tan x upon x 1 से बड़ा होता है। तो tan x upon x में x जो है नीचे वो एंगल हो गया, ऊपर उसके tan की वैल्यू हो गई। तो tan x अपॉन x अगर 1 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या, tan बड़ा होता है, एंगल छोटा होता है। ठीक है, x एंड tan x में x को अगर हम एंगल बोलें तो tan x उस एंगल के tan की वैल्यू हो गई। तो एंगल एंड tan x में एंगल छोटा होता है, tan बड़ा होता है। अब यहां पे आ जाओ, इन दोनों में बेसिकली ये एंगल हो गया tan इनवर्स x, और x जो है ये उसके tan की वैल्यू हो गई। तो tan की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक
ठीक है, तो ये x जो है नीचे वो बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो ये पूरा वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो ये पूरा जाएगा तो ऑफकोर्स 7 कोई, क्योंकि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan इनवर्स x का आंसर 1 ही आता है, तो ये 7 की तरफ तो जाएगा बट हमेशा 7 से छोटा आएगा। ठीक है, 6.99 6.999 इस तरीके से आएगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट विल बी 6, हेंस इसका आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, एंड क्वेश्चन 6 वेरी क्विकली, अगर हमने लिखा 2 sin इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ तो हमने क्या प्रूव किया कि sin इनवर्स x x से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि tan इनवर्स x x से छोटा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मॉड वाइज साइन इनवर्स x तो बड़ा होगा एंड tan इनवर्स x छोटा होगा। तो अगर बीच में से इसको निकाल दें तो साइन इनवर्स tan इनवर्स से बड़ा हो गया, तो ये न्यूमरेटर में जो लिखा है साइन इनवर्स x वो tan इनवर्स x से बड़ा हो गया, तो ऑफ कोर्स ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो ट्वाइस ऑफ दिस 2 की तरफ जाएगा बट 2 से बड़े साइड से जाएगा, 2.1 2.01 ऐसे करके, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा हमेशा 2। इसको उल्टा लिख दें, tan इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x लिख दें तो वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि फिर tan इनवर्स x छोटा हो जाएगा। 2 की तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे 1.9 1.99 ऐसे करके, तब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर हम पलट दें इसको तो मतलब क्वेश्चन 7 अगर हम क्विकली यही लिखें, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x, तो वो 3 नहीं होगा, वो कितना होगा 2, क्योंकि tan इनवर्स x छोटा होगा साइन इनवर्स x से। और ऑफ कोर्स ऐसी गलती हम करेंगे नहीं कि हम उन्हें साइन इनवर्स और tan इनवर्स को कैंसिल कर दें, कॉस इनवर्स आ जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है नहीं होता है। tan इनवर्स साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स थोड़ा होता है, tan इनवर्स तो एक एंगल होता है, साइन इनवर्स x इज ऑल्सो एन एंगल, उनका रेशो कोई तीसरा एंगल नहीं होता है कॉस इनवर्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, अब लिमिट में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें मतलब डायरेक्टली कुछ थ्योरी वरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं। फाइंड a, b if limit x is tending towards infinity a x raised to power 5 plus b x raised to power 4 plus c minus x is equals to 3। मतलब एक लिमिट दे रखा है जिसमें पैरामीटर्स हैं a एंड b और इसका लिमिटिंग वैल्यू 3 है, तो ऑफ कोर्स दिस लिमिट एग्जिस्ट, इट इज गिवन एंड वी आर सपोज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, a, b एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका एनालिसिस काफ़ी सिंपल है।
इस टर्म की ये एथ रूट का मतलब क्या, दिस रेज टू पावर 1/a लिखा है। तो इस टर्म, इन तीनों टर्म्स में डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, एक्स रेज टू पावर 5। उसकी पावर 1/a का मतलब क्या है कि जो इफेक्टिवली पावर है वो 5/a के अराउंड आ गया। ये ठीक है, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, 5/a। इसका डिग्री हमें दिख रहा है 1 है। तो अगर 5/a 1 से छोटा हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म डोमिनेट करने लग जाएगा, इसके कंपैरिजन में बाकी सब निगलेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी सब निगलेक्ट हो गया और केवल ये बचा तो लिमिट आ ही नहीं सकता, आंसर तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा, जो इसका इफेक्टिव डिग्री है 5/a, अगर वो 1 से बड़ा हो जाए तो फिर क्या है कि ये टर्म डोमिनेट करने लग जाएगा पूरे ब्रैकेट के अंदर। ये डोमिनेट करेगा तो इसके कंपैरिजन में बाकी सब निगलेक्ट हो जाएगा। x रेज टू पावर 5/a होगा, तो ऑफ कोर्स दैट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगेन लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो हमने दो सिनेरियो बोले कि अगर 5/a 1 से छोटा हो जाए तो भी नहीं चलेगा, अगर 5/a 1 से बड़ा हो जाए तो भी नहीं चलेगा। तो उसका मतलब क्या है कि होना क्या चाहिए, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट 5/a should be 1, that would imply a is equals to 5। तो पहले तो a की वैल्यू ऐसे ही निकल आई, ठीक है। अगर a 5 से बड़ा होगा तो इसकी जो डिग्री है वो 1 से छोटा हो जाएगा, तो फिर ये डोमिनेट करेगा, वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 आंसर आ ही नहीं सकता। दूसरा सिनेरियो, अगर a का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो इसका डिग्री 1 से बड़ा हो जाएगा, ये ठीक है, 4 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। और अगर इसका डिग्री 1 से छोटा हो गया, सॉरी 1 से बड़ा हो गया, तो ये डोमिनेट करेगा, वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए a 5 होना चाहिए। अच्छा, a 5 होने से लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, ये ठीक है, अभी तो हम और आगे जाएंगे। बट अगर a 5 नहीं है तो इसी स्टेप पे खत्म हो जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब a इज इक्वल टू हमने 5 रखा है इसमें, तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। a की जगह 5 रखने का मतलब क्या है, bx रेज टू पावर 4 प्लस c होल रेज टू पावर 1/5, मतलब 1/a होगा, ऐसे लिख लिया, ठीक है। दिस लिमिटिंग वैल्यू इज गिवन एज 3। तो इसको हमने क्या किया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x रेज टू पावर 5 कॉमन निकाल दिया, तो बाहर कितना आ जाएगा x, और ये ऐसे हो जाएगा होल रेज टू पावर 1/5, ठीक है। x रेज टू पावर 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस x को, और जो यहाँ से x बाहर आया ये वाला, इन दोनों को बिल्कुल कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये पूरा 1 को जाएगा, 1 - 1 0 को जाएगा, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। उसका मतलब क्या है, अब इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन देख के हमें फील आ जाना चाहिए कि x इन्फिनिटी की तरफ अगर जा रहा है तो ये वाला टर्म तो 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो इसमें तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, 1 + nx वाली चीज है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x इंटू 1 + n टाइम्स x, ये ठीक है। ये 1 + n तो ये पावर हो गया, और ये x हो गया -1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, इस x को हम अंदर ले गए, तो दिस विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। एक तो हो जाएगा b/5, एक हो जाएगा c/5 इंटू 1/x रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसमें अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये खत्म हो गया, और आंसर कितना हो गया, b/5। अब लिमिट का आंसर इसमें कितना दे रखा है, 3। तो क्वेश्चन के हिसाब से b/5 कितना हो गया, 3, दैट विल गिव यू b इज इक्वल्स टू 15।
तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 15। उसका जो भी कंडीशंस दे रखा है क्वेश्चन में, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है सब सही है, सब वैलिड है। तो उसका मतलब है कि इसमें हमें कहीं सी की जरूरत तो पड़ी नहीं। दैट वुड मीन कि सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 15 एंड c कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, दैट डज नॉट मैटर कि उसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आई विल से पॉज एंड नोट इट डाउन। Question number 2 is find a comma b if limit x is tending towards 0 x into 1 plus a cos x plus b sin x whole divided by x cube is equals to 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी है। इनफैक्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि जो x इनफाइनाइट को जा रहा था हम ऐसे कर सकते थे, x की जगह 1/t रख दिया तो जो t है वो 0 को जाने लग जाएगा। तो t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 वाला कैलकुलेशन हमने कर लिया, मतलब 0 वाले कैलकुलेशन कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर वेरिएबल 0 की तरफ जा रहा है तो हमारे पास बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, ज़्यादा हमें अच्छी तरह दिखाई देगा, और एक्सपेंशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले केस में ऑलरेडी x 0 को जा रहा है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल टर्म ऑलरेडी है। साइन x एंड कॉस x का एक्सपेंशन वी कैन यूज़, साइन एक्स और कॉस एक्स के एक्सपेंशन हम यूज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन हमने क्या किया, सीधा सीधा एक्सपेंशन लगा दिया। लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 x इंटू 1 प्लस ए, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर एक्स क्यूब है तो हमने पहले बोला था कि एक्स क्यूब से बड़ा अगर कोई भी टर्म आएगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट में वैसे ही 0 होगा। ठीक है, तो यहां से तो ये आ गया प्लस b टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड इट इज गिवन एज 1। ठीक है, अब हमने न्यूमरेटर में टर्म्स को कलेक्ट करना चालू किया। लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 0। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इस पूरे में कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा। तो कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है तो सब में कम से कम एक एक्स आएगा और यहाँ पे दोनों टर्म्स में एक्स है, तो कांस्टेंट नहीं आ सकता। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगला टर्म एक्स कैसे आएगा। तो x के साथ यहाँ पे देखो 1 प्लस ए आ गया, यहाँ b आ गया, तो 1 प्लस ए प्लस बी, इतना x का कोफिशिएंट हो गया। फिर अगला टर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया वो तो यहाँ पे आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इसमें ऑलरेडी आएगा ही। फिर अगला पावर क्या होगा, एक्स क्यूब। तो अब एक्स क्यूब के साथ क्या क्या आएगा, इस x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली x a माइनस इतना मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का टर्म आएगा, तो माइनस a/2 यहां से आया और यहां से आ जाएगा माइनस b/6।
प्लस एक्स रेज टू पावर 4 कहीं से आएगा नहीं, अगला टर्म एक्स रेज टू पावर 5 का आएगा, तो प्लस एक्स रेज टू पावर 5 टाइम्स समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1। तो हमने शुरू में कुछ ऐसे बोला था कि इफेक्टिव डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर लोअर अपॉन हायर हो, हायर अपॉन लोअर हो, इस तरह की बात की था। ठीक है, अगर वो नहीं भी समझ में आता तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम उसी से समझाते हैं कि अगर देखो x 0 को जा रहा है और आंसर हमारा नॉन जीरो फाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इफेक्टिव डिग्री बराबर होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर भी एक्स क्यूब ही इफेक्टिव डिग्री होना चाहिए। अब देखो अगर एक्स 0 को जा रहा है तो लोअर डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो जो भी सबसे छोटा पावर होगा वही डोमिनेट करेगा। तो न्यूमरेटर में एक्स, एक्स क्यूब और एक्स रेज़ टू पावर 5। आई वॉन्ट कि एक्स क्यूब बचे, ये ना बचे, ये ना बचे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो लिखा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो खत्म हो जाएगा। ए और बी का अगर हम वैल्यू ऐसा चूज करें कि ये 0 आ जाए। ठीक है, तो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, ये ठीक है, इसको मतलब इफेक्टिव डिग्री के टर्म्स में ना भी समझना चाहो तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि देखो अगर ये 0 नहीं हुआ तो x इसमें बचा रहेगा, और अगर x बचा रहेगा तो इसके कंपैरिजन में एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 5 निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर x बचा तो x अपॉन एक्स क्यूब अल्टीमेटली बनेगा। x अपॉन एक्स क्यूब में एक x तो चलो कैंसिल हो गया, बट जो दूसरा x स्क्वायर नीचे बचेगा वो 0 को जाएगा तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ऊपर ये टर्म नहीं बचना चाहिए, इसलिए 1 प्लस ए प्लस बी 0 होना चाहिए। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जब ये 0 हो गया तो इसको हमने हटा दिया। अब एक्स क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, तो जब हम एक्स क्यूब कैंसिल करेंगे मतलब इस स्टेप के बाद यू विल गेट लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 6 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 टाइम्स समथिंग अपॉन एक्स क्यूब। तो ये जब एक्स क्यूब कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये तो खुद ही 0 को चला गया। x अगर 0 को जा रहा है, यहां से आंसर कितना बचा? माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 6। बट लिमिट का आंसर उसने कितना बता रखा है? तो दिस शुड बी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया? एक तो आ गया a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन यहां से, और लिमिट की वैल्यू से कितना आ गया? इस पूरे को -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a प्लस बी, ये ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर घटा दें इसमें से इसको, तो 3a में से a गया, 2a गया, b में से b चला गया, 6 में से 1 गया, 5 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू -5/2। अगर a -5/2 होगा तो +1 कितना हो जाएगा? -3/2। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 3/2। a और b की वैल्यू बतानी थी, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन
डिफाइंड बाय लिमिटिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस मतलब हमें कोई फंक्शन निकालना है जिसके अंदर लिमिट्स इन्वॉल्व है। तो सीधा सीधा वही क्वेश्चन 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx y is equals to fx where fx is equals to limit t is tending towards ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया सोल्यूशन। मतलब समझ कि टी 0 को जा रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो ऑफ कोर्स अगर टी 0 को जा रहा है तो ये टी स्क्वायर जो है टी 0 को किसी भी साइड से जाए, चाहे 0 प्लस से चाहे 0 माइनस से, टी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो टी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड 0 को जाएगा। तो उसका रेसिप्रोकल एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर x हो गया 0 तब तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, तब तो ये पूरा 0 हो गया, वैल्यू आ जाएगा 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x हो गया पॉजिटिव तब ये पूरा प्लस इंफिनिटी को जाएगा, tan इनवर्स ऑफ प्लस इंफिनिटी पाई बाई 2 को जाएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो इट विल बी पाई बाई 2। अगर x नेगेटिव है तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2 को जाएगा। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस। बस अब इसी का ग्राफ बनाना है तो वो बहुत सिंपल है। अगर x 0 है तो y भी 0 है, मतलब ये पॉइंट आ गया। अगर x पॉजिटिव है तो y बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे ऐसे ग्राफ आ जाएगा। मतलब दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, और हमने पॉजिटिव के लिए रख लिया। अगर x नेगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2, ये लाइन होगी y बराबर माइनस पाई बाई 2 याद। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। Again, draw the graph of y is equals to fx, again where fx is equals to limit n is approaching towards infinity 2x square ये क्वेश्चन। ठीक है, लिमिटिंग वेरिएबल जो है वो n है, x जो है वो लिमिट के लिए x कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब हम इसका लिमिट निकालेंगे तो कांस्टेंट मतलब x के टर्म्स में आंसर बचेगा, n के टर्म्स में तो आंसर नहीं बच सकता क्योंकि n तो लिमिटिंग ही वेरिएबल है, तो उसका तो लिमिट लग के n चला जाएगा। x के टर्म्स में जो आंसर बचेगा ये, ठीक है, वो बेसिकली हमें फंक्शन fx का डेफिनेशन देगा और फिर उसी का हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में n कहाँ पे इन्वॉल्व है। ये तो कांस्टेंट हो गया लिमिट के लिए, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वाले टर्म में n इन्वॉल्व है। तो समथिंग रेज टू पर n लिखा हुआ है एंड n हमें पता है कहाँ जा रहा है, इन्फानेट को जा रहा है। तो अगर n इन्फानेट को जा रहा है, ठीक है, तो समथिंग रेज टू पर इंफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा। तो वो देखो तुम रिकॉल कर सकते हो, ये पहले लिमिट में पढ़ाया जा चुका है कि
ए रेज टू पावर एक्स में अगर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो इसका वैल्यू देखो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट को भी जा सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ए 1 हो जाए तब तो एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। अगर ए फ्रैक्शन हो जाए, अब फ्रैक्शन कुछ भी हो, 1/3, 1/4, 0.9, 0.99, 0.83 कुछ भी हो, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, एंड अगर ए 1 से बड़ा है तो फिर इसका वैल्यू इनफाइनाइट को जाएगा, हैंस इसका मतलब स्टैंड अलोन जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। वैसे जो वैल्यू वाइज है तो इस टर्म का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को जाएगा। अब देखो अगर ये 1 से बड़ा है तो 1.1 है, इट डज नॉट मैटर, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 है, 50 है, एज लॉन्ग एज इट इज ग्रेटर देन 1 वैल्यू इस टर्म का वैल्यू इनफाइनाइट को जाएगा। एज लॉन्ग एज इट इज लेस देन 1 वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किस पॉइंट के अराउंड सेंसिटिव है, ये ठीक है, ये अपना बिहेवियर कब चेंज करेगा, जब अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 हो जाए। ये ठीक है, 1 के थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा इधर, इसका ड्रेस्टिक बिहेवियर है, एक तरफ ये 0 को चला जाएगा, एक तरफ ये इनफाइनाइट को चला जाएगा। इसलिए हमारा एनालिसिस ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे किया 1 + x²/10 = 1 लिखा, इसलिए 1 किया। अब बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट होगा कि ये 1 क्यों किया। ये 1 हमने इसलिए किया कि हम ये जानना चाहते हैं ये कहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 को भी जा सकता है, इन्फिनिटी को भी जा सकता है, एग्जैक्ट 1 भी आ सकता है। ये कौन बताएगा, वो हमें ये बताएगा कि ये अंदर वाली चीज़ 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। तो 1 से छोटी और 1 से बड़ी तो 1 के अलॉन्ग होगी ना, इसलिए हमने 1 किया। ये जानने के लिए x बराबर किस पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो 10 इधर गया, 1 इधर से चला गया, तो x² = 9, दैट मीन्स x बराबर ±3। तो x बराबर ±3 पे क्या होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। ठीक है, एक तरफ ये 1 से बड़ा होगा, एक तरफ 1 से छोटा होगा। तो हमें भी अपना एनालिसिस ±3 पे ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम ब्रेक कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, इफ x बिलोंग्स टू -3 से 3, अगर x -3 और 3 के बीच में है तो ऑफकोर्स x² क्या होगा, 0 से 9 तक जाएगा। 1 + x²/10 विल गो फ्रॉम, एक जोड़ दिया इसमें तो 1 + 10 हो गया, उसको 10 से डिवाइड किया तो वो 1/10 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब ये फ्रैक्शन रहेगा, ये वाला फ्रैक्शन रहेगा। तो फ्रैक्शन रेज टू पावर इंफिनिटी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये ठीक है, अगर ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, तो दिस रेज टू पावर इंफिनिटी n अगर इनफाइनाइट को जाए तो ये 0 को जाएगा। तो बस हमें एक डेफिनेशन मिल गया ऐसे ही। ठीक है, डेफिनेशन क्या मिल गया कि fx = ये जो लिमिट है, अगर ये 0 को जा रहा है तो इसको 0 की तरफ भेज दिया, ये तो खत्म हो गया, केवल कितना बचेगा, 2x²। कब, जब x -3 और 3 के बीच में। ठीक है, दोबारा सुना ध्यान से, हमने क्या बोला, अगर x -3 और 3 के बीच में है तो ये वाला जो टर्म है x² ऑफ कोर्स 0 से 9 तक जाएगा, और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये 1 और ये 10 हो गया, फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/10, ये 10/10 1 हो गया। तो अगर x -3 और 3 के बीच में है तो 1 + x²/10 जो इसका बेस है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा रेज टू पावर इंफिनिटी कहाँ जाएगा, 0 को। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनी, ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस ये 0 को जा रहा है, 1 प्लस ये 0 को जा रहा है, तो हमने भेज दिया 0 को, जाने दिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया, केवल कितना बच गया, 2x²। कब, जब x -3 और 3 के बीच में, तब ऐसा होगा। ठीक है, अगर इफ x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, मतलब ऐसे देख सकते हो, अगर x -3 और 3 के बाहर है, मतलब -3 से पहले है, 3 के आगे,
तो जो इसका स्क्वायर होगा वो 9 से बढ़ाएगा, ये ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये 9 से बढ़ाएगा, प्लस 1 10 से बढ़ाएगा, ठीक है। -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -4, -4.5, -5.5, कुछ भी ले लो, उसको स्क्वायर करके 1 ऐड करोगे तो वैल्यू 10 से ज़्यादा ही आएगी। तो 10 से ज़्यादा अपॉन 10 1 से ज़्यादा आएगा। तो -3 से पहले एंड उसके आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो दिस रेज टू पावर n कहाँ जाएगा, इन्फिनिट को, ठीक है। तो -3 से पहले एंड 3 के आगे ये वाला जो टर्म है ये इन्फिनिट को जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये भी इन्फिनिट को जाएगा। अब अगर ये इन्फिनिट को जा रहा है तो देखो एक्स स्क्वायर जो है वो इस लिमिट के लिए कांस्टेंट है, चाहे वो कितना भी बड़ा कांस्टेंट हो। मान लिया बोले कि एक्स का वैल्यू 50 करोड़ हो गया, कोई बात नहीं है इसके लिए, तो ये निग्लिजिबल है, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट नंबर आएगा और ये अनबाउंडेडली इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है ये दोनों, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जब निगलेक्ट हो गया तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितना बचा, 2। तो अगर ये इंफिनिटी को गया तो वैल्यू हमारा एफ एक्स का आएगा 2, और ये इंफिनिटी कब जाएगा, जब एक्स यहां पे है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे और क्या बच गया, -3 और 3 के बीच में हमने एनालिसिस कर लिया। अच्छा, ये डेफिनेशन कहाँ है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, -3 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। ऐसे अगर -3 से पहले या 3 के आगे है तो वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी इनफाइनाइट जगह पे डेफिनेशन है। अब कौन बच गया, अब केवल बचा x इज 3 एंड -3। तो ये तो 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स पे तो हम x का एक्सप्रेशन क्या लिखें, हमने तो ये पॉइंट रख के वैल्यू निकाल दिया। तो उसमें क्या होगा, अगर x 3 और -3 है तो ये 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 + 10 1 हो जाएगा। तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी का फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि 3 और -3 रखने पे दिस विल बी एग्जैक्ट 1। तो एग्जैक्ट 1 रेज़ टू पावर, अगर जो पावर है वो इनफाइनाइट को जा रहा है वो तो 1 ही रहेगा, तो इट विल रिमेन 1, इट विल रिमेन 1। तो ये तो 1 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। इस 2 से इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पे, x² + 1। किसके लिए, केवल x बराबर 3 और -3 के लिए। तो 3 और -3 पे तो x² + 1 का वैल्यू, x² मतलब 3 और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, +1 मतलब 10 हो गया। तो दोनों जगह वैल्यू कितना आएगा, 10। क्यों, दोबारा 3 उठाया, यहाँ रखा 9 + 1 10, 10/10 1, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी 1, तो ये भी 1। तो 2x² + 2 अपॉन 1 + 1 विच इज 2। तो 2x² + 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल कर दिया, x² + 1 ये बचा, और x² + 1 तो केवल x बराबर ±3 के लिए आया, तो उसमें हमने +-3 रख दिया तो 9 और 1 10 ये आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, 2x² बेसिकली एक पैराबोला होगा, ठीक है, ऑरिजिन से पास करने वाला ऐसे, बट ये पैराबोला हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, केवल -3 एंड 3 के बीच में। तो इतना पैराबोला रखा और बाकी उड़ा दिया, ठीक है। अब इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 9 × 2 18, तो ये वैल्यू कितनी है, 18, ठीक है। फिर इसने बोला कि -3 से पहले एंड 3 के आगे वैल्यू हमेशा कितनी है, 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 2। -3 और 3 पे वैल्यू कितनी है, 10, तो अगर ये 2 है और ये 18 है तो 10 कहीं बीच में आएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी है, 10। तो ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ये ग्राफ आएगा विच कंसिस्ट ऑफ, इस ग्राफ में क्या है, एक ये लाइन है इनफाइनाइट रे बोल सकते हैं इसको,
एक ये पैराबोला का पार्ट हो गया, एक ये लाइन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस ऑफ कोर्स ये 2 पॉइंट भी हो गए। इसके ऊपर अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमसे पूछा जा सकता है कि इसका रेंज क्या है। तो रेंज अगर हम देखें तो 0 क्लोज्ड से 18 ओपन, ये रेंज हो गया। ये ठीक है, 0 से लेके 18 तक जाने में ये पॉइंट ऑलरेडी इसी पैराबोला की वजह से आ जाएंगे, ये भी ऑलरेडी पैराबोला की वजह से आ जाएगा। तो इस पॉइंट और इस लाइन की वजह से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, और पैराबोला की मिनिमम वैल्यू 0 है, 18 पे ओपन लगा रखा है। तो इस फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, 0 क्लोज्ड से 18 ओपन। ठीक है, और आगे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। तो वो तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे, बट बहुत रफ सा आइडिया तो हमें दिख ही रहा है ना कि अगर हम इधर से जाएं तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं आया, -3 पे ब्रेक आएगा, -3 के बाद ये ग्राफ है, कोई ब्रेक नहीं है, और फिर 3 पे अचानक ब्रेक आ जाएगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितना होगा, केवल 2 पॉइंट होगा, x = 3 एंड -3 पे इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस।